Students, let us begin with the topic asymmetric carbon atom, also called chiral carbon atom. So what is chiral carbon atom? कोई भी ऐसा कार्बन एटम जिसमें चार डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो उसको असिमेट्रिक कार्बन एटम या फिर चिराल कार्बन एटम बोलते हैं. अ कार्बन एटम विच इज सैचुरेटेड यानी उसमें सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, एंड अटैच विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स. तो जैसे ये एक मॉलिक्यूल है 2-क्लोरोब्यूटेन, इसका जो सेकेंड कार्बन एटम है, अगर मैं उसके 4 बॉन्ड क्लियरली शो करूं, सेकेंड कार्बन एटम के 4 ग्रुप्स, तो ये चारों ग्रुप में से कोई भी 2 ग्रुप सिमिलर नहीं है, दैट इज अटैच विद डिफरेंट ग्रुप. तो ये जो कार्बन है जिसपे मैं एस्ट्रिक पुट कर रहा हूं, स्टार मार्क, इस कार्बन में एक बॉन्ड मिथाइल ग्रुप के साथ है और इसी कार्बन पर एक H हाइड्रोजन भी अटैच्ड है. सेम कार्बन पर एक क्लोरीन एटम है, एक हेलोजन एटम क्लोरीन अटैच्ड है, और दूसरी तरफ पूरा एज अ होल एक बड़ा C2H5, इस पूरे ग्रुप को एज अ होल इथाइल बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग 2 कार्बन एंड 5 हाइड्रोजन. सो यू सॉ दैट इस कार्बन के अंदर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है. मतलब ये वाला कार्बन 2-क्लोरोब्यूटेन में सेकेंड कार्बन एटम एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है. अगर मैं इसके चारों बॉन्ड को क्लियर लिखूं तो ये कार्बन असिमेट्रिक नहीं रहेगा. इसके चारों बॉन्ड क्लियर लिखे जाए तो ये भी असिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन नहीं कहलाएगा. दिस इज ऑल्सो नॉट अ कायरल कार्बन, ओनली दिस कार्बन इज कायरल कार्बन एटम बिकॉज ऑल 4 ग्रुप्स अटैच्ड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन एटम बोला जाता है. एंड अब एक बात याद रखें, जब भी कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसका नेचुरल इफेक्ट क्या आता है. इफ अ मॉलिक्यूल हैव 1 asymmetric carbon, then it exists naturally as a pair of 2 non-superimposable mirror images. सुपर का मतलब होता है सेम या फिर आइडेंटिकल, और नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है नॉन आइडेंटिकल. जब हम लोग एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के ऊपर पुट करते हैं और उसके सारे कॉर्नर्स मैच हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोजेबल. लेकिन अगर मैच ना हो तो उसे बोला जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल. जैसे कि ये एक मार्कर है और ये दूसरा मार्कर है, तो इन दोनों मार्कर्स में अगर मैं चाहूं तो मुझे एक मार्कर को अच्छे से टर्न करना पड़ेगा. ये मार्कर अभी अगर एक दूसरे के ऊपर रखे जाए तो इनके पार्ट्स मैच नहीं हो रहे हैं. बट अगर मैं एक मार्कर को टर्न कर दूं और अब एक मार्कर को दूसरे मार्कर के ऊपर रखूं तो हर पार्ट बराबर मैच हो रहा है. रिंग, रेड कलर का रिंग से मैच हो रहा है, इसका कैप से मैच हो रहा है, पूरा बॉडी से मैच हो रहा है. मतलब मार्कर क्या है, सुपर इम्पोजेबल है. बट अगर सपोज मैं अपना एक हाथ और दूसरा हाथ जो है, अगर मैं अपना एक हैंड लूं और दूसरा हाथ उस पर सुपर इम्पोज करना चाहूं तो फिंगर्स मैच नहीं होगी. अच्छा चलो, अगर मुझे फिंगर मैच करना है तो एक हाथ को मुझे टर्न करना पड़ेगा. अब फिंगर्स यानी थंब, बाकी सब फिंगर्स की पोजीशन तो मैच हो रही है, करेक्ट. एक हाथ इस तरह से दूसरे हाथ पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, बट अगर मैं टर्न करूं तो फिंगर्स तो मैच हो रही है, लेकिन ये जो फ्रंट और बैक पोर्शन है वो मैच नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब हैंड्स, एक इंसान के पास जो 2 हाथ होते हैं, भले ही उनका स्ट्रक्चर सेम हो, बट एक हाथ दूसरे हाथ पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है. अगर मैं टर्न भी करूं तो फ्रंट और बैक मैच नहीं हो पाएगा. तो हमारे हाथ दिखने में एकदम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स है, बट रियलिटी में उनका 2 अलग अलग नेचुरल स्ट्रक्चर है, एंड हैंड्स आर नॉन आइडेंटिकल टू ईच अदर. एक ही इंसान के पास 2 हाथ एक्चुअली डिजाइन में सेम नहीं है, एक हाथ दूसरे हाथ पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है. तो इसी तरह से हमारे जो 2 पैर होते हैं वो एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है. इसीलिए हम लोग को जो शूज़ या चप्पल खरीदनी होती है वो हमेशा पैर में यानी 2 चप्पलें खरीदी जाती है. हम लोग एक पैर की चप्पल या शूज़ को दूसरे पैर में कंफर्टेबली नहीं पहन सकते हैं. हाँ, तो इसीलिए जो शूज़ होंगे वो भी, पैर ऑफ शूज़ जो होगा वो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल बन जाएगा. ठीक है. तो उसी तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल में असिमेट्रिक कार्बन हो
तो उसके भी दो डिज़ाइन पॉसिबल है जो एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है. लेट्स सी हाउ उस डिज़ाइन को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं ऊपर का डेफिनेशन रफ कर देता हूं. इसको आप लोग नोट कर लेना, ये डेफिनेशन को भी वीडियो में पीछे जाकर उसको पॉज करके. ओके, सो लेट अस ऑल ऑफ यू नो दैट जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है वो ऐसा फ्लैट नहीं होता है. भले ही हमने बोर्ड पर उसके दो बॉन्ड को वर्टिकल, दो बॉन्ड को हॉरिजॉन्टल रखा है, ऐसा दिखाया है, बट एक्चुअली वो टेट्राहाइड्रल होता है. तो अगर मैं टेट्राहाइड्रली ये कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो उसका एक बॉन्ड नॉर्मल लाइन, दूसरी बॉन्ड नॉर्मल लाइन से, और एक बॉन्ड को डार्क लाइन से दिखाना पड़ेगा और एक और बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा. ठीक है, ये स्ट्रक्चर या ये मॉडल कुछ ऐसा है जिसमें ये जो दो ब्लू मार्कर्स हैं ये बोर्ड के प्लेन के ऊपर है और एक बॉन्ड सेम कार्बन का इस बोर्ड के प्लेन के आगे जा रहा है और एक बॉन्ड बोर्ड के प्लेन के बैक साइड जा रहा है. तो अगर मैं चारों मार्कर को होल्ड करूं सो दे विल लुक लाइक दिस. इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा. जैसे फैन की 3 ब्लेड होती है, ये उस फैन का ऊपर का सपोर्ट है, 3 ब्लेड है, लेकिन ये ब्लेड थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ बेंड कर दी जानी चाहिए. तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल बी देयर. तो ये कार्बन का रियल टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है. इसमें से ये जो बोर्ड का जो सरफेस है, ये बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड बोर्ड की सरफेस पे रहेगा, जबकि एक बॉन्ड बोर्ड के सरफेस से आगे और एक पीछे की तरफ जाएगा. तो जो नॉर्मल लाइन है वो बोर्ड के एग्जैक्ट सरफेस में, प्लेन में है, और एक डार्क लाइन जो दिख रहा है वो ग्रुप कार्बन के आगे, और जो एक डॉटेड बॉन्ड दिख रहा है वो ग्रुप या अटैच ग्रुप कार्बन के बैक साइड में जाएगा. तो इस तरह से हम लोग इस कार्बन के चारों ग्रुप को शो कर सकते हैं. एक हाइड्रोजन इसमें अटैच्ड है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, क्लोरीन अटैच्ड है और C2H5 इथाइल ग्रुप अटैच्ड है. अब अगर मैं यहाँ पर एक मिरर रखूं तो सेम मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर उस मिरर के उस अपोजिट साइड में फॉर्म होगा एंड द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस. कार्बन जो हाइड्रोजन एक्चुअल मॉलिक्यूल में ऊपर है, मिरर इमेज में ऊपर ही दिखाई देगा. ये जो बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ पर राइट हैंड साइड में आएगा, और जो भी ग्रुप इस बॉन्ड के कार्बन के ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, सेम डायरेक्शन में वो सेम ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए इन द मिरर इमेज. सो ऑन द डार्क लाइन ऑल्सो वी विल शो Cl एंड डॉटेड लाइन, यानी जो भी ग्रुप कार्बन के बैक साइड में जा रहा है यहाँ पे भी वही ग्रुप कार्बन के बैक साइड में जाएगा. तो डॉटेड लाइन के ऊपर सेम C2H5 ग्रुप अटैच करना होगा. तो मैंने जैसे हमारे हाथ एक दूसरे के परफेक्ट मिरर इमेज होते हैं दिखने में, अगर मैं दोनों हाथों को सामने रखूं तो हमारा एक हाथ का डिजाइन दूसरे हाथ का डिजाइन का मिरर इमेज है, लेकिन ये एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है. एक हाथ को कैसा भी टर्न करो, किसी भी तरह से टर्न करो, डिजाइन आपस में मैच नहीं होगा. एक मार्कर दूसरे मार्कर का मिरर इमेज है, लेकिन इस मार्कर को दूसरे मार्कर पे सुपर इम्पोज किया जा सकता है. खाली उससे उठाकर टर्न करना पड़ेगा, इन दोनों के हर पार्ट एग्जैक्टली मैच हो जाएंगे. तो कुछ स्ट्रक्चर यानी ये दोनों मार्कर का डिजाइन बिल्कुल सेम है, लेकिन हमारे दोनों हाथों का डिजाइन या दो पैरों का डिजाइन स्ट्रक्चर सेम नहीं है, एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है. तो अब हमें समझना है कि ये जो मॉलिक्यूल के दो स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये सुपर इम्पोजेबल है या फिर नहीं है. इसे समझने के लिए हमें एक मॉलिक्यूल को उठाना होगा, दूसरे मॉलिक्यूल पर पुटअप करना पड़ेगा. अगर हम चाहें तो उसको कैसे भी टर्न कर सकते हो. कोई भी एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उठाओ, उसको दूसरे पे पुटअप करो, अगर सारे ग्रुप सारी पोजीशन मैच हो गई तो वो सुपर इम्पोजेबल यानी सेम स्ट्रक्चर हो जाएंगे. और अगर मैच नहीं हुआ तो वो दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे. इफ यू वांट यू कैन टर्न मॉलिक्यूल इन दिस वे, if you want you can turn molecule in this way, but try to superimpose them on each other. So while trying it
पहले मैं ये मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूँ। सी इसी तरह से उठाकर अगर ऐसा रखने जाएंगे तो कार्बन कार्बन पे मैच हो जाएगा, हाइड्रोजन का पोजीशन हाइड्रोजन पे मैच हो जाएगा, ये बॉन्ड सेम पोजीशन पे रहेगा, बट अदर बॉन्ड्स की पोजीशन मैच नहीं हो रही है। इसलिए हमें इस मॉलिक्यूल को एटलीस्ट एक टर्न देना पड़ेगा, पूरा 360 का टर्न नहीं देना है, जस्ट हाफ टर्न। तो इसका जो मिथाइल ग्रुप राइट हैंड साइड में है, टर्न करने के बाद आई एम रोटेटिंग दिस बॉन्ड, मैं ये बॉन्ड को रोटेट कर रहा हूँ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रोटेट कर रहा हूँ। एंड इसकी वजह से जो अदर 3 बॉन्ड्स है जो फैन के ब्लेड की तरह है बट थोड़ा नीचे की तरफ बेंड है, तो ये भी आपस में टर्न होने लगेंगे, यानी रोटेट, इनका भी रोटेशन चालू हो जाएगा। जैसे क्या होगा, अभी फिलहाल ये 3 बॉन्ड कुछ इस तरह से दिखाए जा रहे हैं, तो ये ब्लू वाला मार्कर इस ब्लैक मार्कर के प्लेस पे आएगा, और फिर ये ब्लैक वाला मार्कर इस प्लेस पे आ जाएगा इस ब्लू की जगह पर, और ये वाला ब्लू इधर घूम कर आ जाएगा। या फिर चलो मैं एक मार्कर की जगह पर एक पेन होल्ड करता हूँ, तो क्या होगा, ये जो पेन है ये इस ब्लैक मार्कर के प्लेस पे आएगा, और ये जो ब्लैक मार्कर है ये पीछे की तरफ जो ब्लू मार्कर है उसके प्लेस पे आ जाएगा, और ये ब्लू मार्कर पेन की जगह पर आ जाएगा, ऐसा रोटेट होने पर। सो बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन, पहले इसको यहीं रोटेट कर लेते हैं, कार्बन और ऊपर जो हाइड्रोजन है उनका प्लेस सेम रहेगा। मुझे ये मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में पहुंचाना है, तो मिथाइल ग्रुप विल कम ओवर हियर, और इसके ये जो 2 ग्रुप है, इथाइल ग्रुप और क्लोरीन, जो कि मॉलिक्यूल के इस तरफ डायरेक्टेड है ऑन इन दिस वे, वो भी घूमकर उस तरफ पहुंच जाने चाहिए ऑन द अपोजिट साइड। सो अब हमें ये समझना है कि डार्क लाइन में कौन सा ग्रुप दिखाई देगा और डॉटेड लाइन में कौन सा ग्रुप दिखाई देगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीन यहाँ पर कार्बन के आगे के साइड है, सेम क्लोरीन उधर आगे ही रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसको समझने के लिए तुम लोग ये मार्कर और ये पेन की पोजीशंस देखो। मार्कर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू एंड पेन अपोजिट साइड में। अगर मैं इसको टर्न कर देता हूँ ऐसा, या फिर अगर मैंने इसको इस तरह से टर्न किया, तो इनकी पोजीशन सेम होती है क्या? अगर मैं ऐसा टर्न कर दूं तो यहाँ पर पेन तुम लोग की तरफ है, ये जो मॉलिक्यूल है पेन तुम्हारी तरफ है, मार्कर तुमसे अपोजिट साइड में जा रहा है, टर्न होने के बाद मार्कर तुम्हारी तरफ आ गया, पेन अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। बिल्कुल वैसे ही इफ दिस इज बीइंग टर्न, तो इन दोनों ग्रुप की पोजीशन, इन दोनों ग्रुप की क्लोरीन और इथाइल ग्रुप की जो पोजीशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्लोरीन जो कि पहले आगे था वो क्लोरीन बैक साइड चला जाएगा, और जो ये पेन है, ये इथाइल ग्रुप है, वो अब तुम्हारी तरफ डायरेक्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पर डार्क लाइन में जो ग्रुप आएगा वो होगा C2H5 यानी इथाइल ग्रुप, और डॉटेड लाइन में जो ग्रुप आएगा Cl। सेम मॉलिक्यूल को हमने सिर्फ टर्न कर दिया है, यानी ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, बट अब देखो ये उस डिजाइन से मैच हो रहा है क्या? इसमें इतना पोर्शन तो मैच हो रहा है, हाइड्रोजन कार्बन मिथाइल इज मैचिंग, बट दिस टू आर नॉन मैचिंग। इसका मतलब अगर हम इस मॉलिक्यूल को कितनी भी बार टर्न करें, ऐसा या इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टली, ये स्ट्रक्चर कभी भी इस पर सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो जिस मॉलिक्यूल में एक असिमेट्रिक कार्बन होता है, नेचुरली उसके 2 स्ट्रक्चर, 2 नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। क्यों नॉन आइडेंटिकल? बिकॉज दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉट सेम स्ट्रक्चर्स। तो असिमेट्रिक कार्बन अगर मॉलिक्यूल में है तो उस मॉलिक्यूल के 2 पॉसिबल एग्जाम्पल नेचर में होते हैं, भले ही दिखने में उनका स्ट्रक्चर सेम लगे। इन दोनों का सिंपल कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन का बना हुआ है, इसमें 4 ही कार्बन है, और एक कार्बन पर Cl अटैच्ड है, CH3H H2CH3। तो 2 क्लोरोब्यूटेन हम लोग सिंपली ऐसा लिखते हैं, बट नेचर में इस 2 क्लोरोब्यूटेन के 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। जैसे अगर मैं बोलूँ हैंड के नेचर में 2 स्ट्रक्चर है। किसी भी पर्सन, किसी भी ह्यूमन बीइंग का लेफ्ट हैंड का डिज़ाइन राइट हैंड के डिज़ाइन से अलग है। अगर कभी बाय एक्सीडेंट किसी इंसान के एक हाथ या दोनों हाथ कट जाए और उसको सर्जरी से दोबारा जोड़ना पड़े, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उसका लेफ्ट हैंड वापस राइट हैंड में सर्जन ज्वाइन कर देगा और राइट वाला हैंड लेफ्ट हैंड में ज्वाइन करेगा। उससे उसकी लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि दोनों हैंड्स का डिज़ाइन अलग अलग है। लेकिन जो हम लोग घड़ी या रिंग अंगूठी जो हाथ में पहनते हैं, चाहे उसे लेफ्ट हैंड में यूज़ करो या राइट हैंड में यूज़ करो, दोनों हैंड में कंफर्टेबली पहना जाता है। बट जो क्रिकेट में हैंड ग्लव्स होते हैं, लेफ्ट हैंड वाला हैंड ग्लव्स राइट हैंड में फिट नहीं होगा, राइट वाला लेफ्ट में फिट नहीं होगा। मतलब हैंड ग्लव्स के दो डिज़ाइन है। घड़ी हैंड वॉच का एक ही डिज़ाइन होता है, चप्पलें या शूज़ जो है उनके दो डिज़ाइन है। उसी तरह से 2-क्लोरोब्यूटेन के नेचर में दो डिज़ाइंस है। और ये तो हो गया इनका स्ट्रक्चर। इन दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी भी अलग अलग होती है, जो अभी हम लोग को पढ़ना है। तो असिमेट्रिक कार्बन होने का ये इम्पैक्ट आता है कि उस मॉलिक्यूल के नेचर में दो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बन जाते हैं। इसीलिए ये नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स है, तो इसीलिए इनको आइसोमर्स बोला जाएगा। बिकॉज आइसोमर्स का डेफिनेशन होता है the two compound having same molecular formula but different structure. So these two compounds are same in the molecular formula. But they have different structures. And that's why they are isomers. इनको स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। दिखने में आसानी से ये समझ में नहीं आता है कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट जब एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल पर रखने की कोशिश की जाए, सुपर इम्पोज किया जाए, तो इस कोशिश में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर एग्जैक्टली कभी भी फिट नहीं होगा। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग बोल सकते हैं इट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, जो अभी हम लोग को समझना है। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो नाउ इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो अच्छे से। Okay, to understand optical isomerism or optical activity, we should be well aware about ordinary light and plane polarized light. So what is ordinary light and what is plane polarized light? Let's see. If a light beam, एक छोटी सी लाइट बीम में, पतली सी बीम में बिलियंस ऑफ वेव्स होती है, तो मैं उसमें से कुछ लाइट वेव्स दिखा रहा हूँ जो इस लाइन के अकॉर्डिंगली पैरेलल डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है। जब भी लाइट किसी भी मीडियम से प्रोपोगेट होती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन जनरेट होता है। और वो ऑसिलेशन हमेशा लाइट का जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन है उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर सिर्फ ऐसा ही नहीं, इस तरह से भी पॉसिबल है। जैसे सांप चलता है, सांप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़े उसकी बॉडी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होती है। जो स्नेक डेजर्ट में रहता है, रेगिस्तान में, वो अपने आप को डिहाइड्रेट, धूप की तपिश से डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए उसके अंदर ऐसा इवोल्यूशन हो गया है कि उसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इस तरह से होता है, यानी उसकी बॉडी का थोड़ा थोड़ा पार्ट इस सैंड के कांटेक्ट में होता है और मैक्सिमम ज़मीन से ऊपर होता है। तो वो कुछ इस तरह से ऑसिलेट होके आगे बढ़ता है। और जो नॉर्मल स्नेक होते हैं वो इस तरह से ऑसिलेट होके आगे बढ़ते हैं। तो एक लाइन पर कितने परपेंडिकुलर पॉसिबल है? इफ दिस इज ब्लैक लाइन विच इज एक्स एक्सिस, इसमें ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। इस तरह से हम लोग इसमें थोड़ा सा भी बेंड करते जाए तो हर लाइन इस पर परपेंडिकुलर ही रहेगी। मेनी परपेंडिकुलर लाइन्स आर पॉसिबल। तो इसमें कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है और सारी वेव्स का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर मैं ये बताऊं कि एक पॉइंट है, अभी हम लोग डायरेक्शन ऑफ लाइट ऐसा अज्यूम करेंगे, इन दिस डायरेक्शन लाइट इज मूविंग, ठीक है, यानी उस पॉइंट से लाइट पास हो रही है बोर्ड के ऊपर। तो इसमें जितनी भी वेव्स होंगी, कुछ वेव्स का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसा रहेगा, कुछ वेव्स का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इस तरह का होगा। ये एरो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, यानी जो लाइट है वो इस तरह से ऑसिलेट हो रही है या ऐसा ऑसिलेट हो रही है या फिर इस तरह से ऑसिलेट हो रही है। तो इस पॉइंट से पास होने वाली हर
वेव का, हर लाइट वेव का अलग अलग प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। तो मैंने तो कुछ ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ड्रॉ किया है, बट ऐसे कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस पॉसिबल है, बहुत सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इसमें पॉसिबल है। व्हाट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन? जिस प्लेन में लाइट वेव्स ऑसिलेट हो। प्लेन मतलब एक लेयर, तो कुछ वेव्स इस तरह से ऑसिलेट होती है, कुछ वेव्स का ऑसिलेशन ऐसा रहेगा, ऐसा ऑसिलेशन भी पॉसिबल है, इस तरह से भी ऑसिलेशन पॉसिबल है। तो ऑर्डिनरी लाइट में बहुत सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। नाउ व्हेन दिस लाइट passes through Nicol prism, निकोल प्रिज्म कैल्साइट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्पेशल प्रिज्म होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, एंड इसमें दो प्रिज्म्स को फ्यूज किया गया है, दो प्रिज्म्स के बेसिस को फ्यूज किया गया है। अब इसमें से जब लाइट ट्रांसमिट होकर बाहर निकलेगी तो ऐसा देखा गया है कि इन सारी वेव्स का एक फिक्स प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है। नाउ ऑल वेव्स वाइब्रेट इन वन प्लेन ओनली, वो प्लेन कोई भी हो सकता है। ऑलवेज इट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, परपेंडिकुलर ऐसा हो या ऐसा हो, लेकिन अब सारी की सारी वेव्स का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। सो ऑल दीज वेव्स आर वाइब्रेटिंग ओनली इन वन प्लेन। तो ऐसी लाइट वेव, ऐसी लाइट बीम जिसकी हर वेव का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक प्लेन में फिक्स्ड होता है, अलग अलग प्लेन में वाइब्रेशन नहीं होता है, ऐसी लाइट को क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। जैसे बहुत सारे सांप हैं और सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सबका ऑसिलेशन एक ही प्लेन में है, तो उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड। यानी सब एक ही प्लेन में वाइब्रेट होते हुए एक ही डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में उनका वाइब्रेशन हो रहा है। सो व्हाइल स्टडीइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रिक्वायर्ड। What is plane polarized light? In which all waves have same plane of vibration. All waves in this beam, all waves have same plane of vibration. सारे के सारे waves का plane of vibration fix होता है, ऐसी लाइट को बोला जाता है plane polarized light. So now see how this plane polarized light helps in deciding optical activity. So let us see what is optical activity. If a beam of plane polarized light beam means many waves are there, और ये जो भी beams है they are allowed to pass from the solution of organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है तो उसमें से लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी, जो भी इंसिडेंट लाइट है वो ऑर्गेनिक सैंपल में से पास आउट हो रही है, ट्रांसमिट होके बाहर आ रही है। एज इंसिडेंट बीम इज प्लेन पोलराइज, तो इसमें जितनी भी वेव्स है, अगर वेव का ये ट्रैवलिंग डायरेक्शन है तो हर वेव का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो ब्लैक लाइन है सबका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सेम रहेगा। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से ये जो बीम्स ट्रैवल हो रही है, ये तीन वेव्स है, सबका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन मेरे हिसाब से अगर ऐसा है, पास होने के बाद इफ आई ऑब्जर्व दैट उनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा बेंड हो गया है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये जो बीम थी, दो वेव्स कंसिडर करो, दो लाइट वेव है और इनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसा ही है, ये भी इस तरह से वाइब्रेट हो रही है, ये दोनों वेव्स सॉल्यूशन में गई, ट्रांसमिट होके बाहर निकली, बट अब इनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसा नहीं है, इस तरह से बेंड हो गया है। तो मेरे लिए ये जो बेंडिंग है वो कैसी हो गई? क्लॉकवाइज। या फिर ये जो इंसिडेंट बीम का वाइब्रेशन प्लेन है, ट्रांसमिट होने के बाद ट्रांसमिटेड लाइट का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इस तरह का है, तो मेरे हिसाब से वो जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, ये पेन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है और ये जो मार्कर है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो सॉल्यूशन में से पास होने के आगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इस तरह से हो गया, अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन दिस सैंपल इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव। इफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पहले भी ऐसा था, ट्रांसमिट होने के बाद भी ऐसा ही है, तो उस सैंपल को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
so that when plane polarized light passes through them, they turn plane of vibration in clockwise or in anti-clockwise direction. They just rotate plane of vibration in clockwise direction. किसी भी एक ही तरह का रोटेशन आता है, ऐसा नहीं है कि एक वेव क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगी, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज. All waves will either bend clockwise. All the waves in this beam will either turn anti-clockwise. Then this sample is called as optically active sample. So optical activity is what? An So this is the meaning of optical activity. Read this. An ability of organic compounds to turn or rotate plane of vibration of light in clockwise और anti-clockwise direction. हर कंपाउंड में ये एबिलिटी नहीं होती है. 2-क्लोरोब्यूटेन के सैंपल में ये एबिलिटी है, बट 1-क्लोरोब्यूटेन के सैंपल में एबिलिटी नहीं है. और अभी अभी हमने देखा कि 2-क्लोरोब्यूटेन में असिमेट्रिक कार्बन होता है. तो ये दोनों फैक्ट रिलेवेंट है. इफ असिमेट्रिक कार्बन इज देयर, किसी भी स्ट्रक्चर में असिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो वो सैंपल क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव. और कोई भी असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, नो असिमेट्रिक कार्बन, देन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा रहेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो सैंपल या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव बनना किस पर पॉसिबल है? उसमें प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन पर. अगर असिमेट्रिक कार्बन मॉलिक्यूल में है तो ही वो मॉलिक्यूल का सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव होता है. और एक बात, जस्ट नाउ वी स्टडीड कि जिस कंपाउंड में ऑप्टिकली असिमेट्रिक कार्बन होता है उसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, करेक्ट. और अभी ये देखा जा रहा है कि जिस कंपाउंड में असिमेट्रिक कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यानी वो लाइट को या तो क्लॉकवाइज बेंड करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज बेंड करेगा. अगर एक सैंपल लाइट को क्लॉकवाइज बेंड कर रहा है तो वो हमेशा क्लॉकवाइज ही बेंड करेगा. बाद में हमने लाइट ऑफ कर दिया, फिर लाइट ऑन किया, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो किया था, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेगा. मतलब कि वो जो 2 नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस होते हैं उनमें से ही एक मॉलिक्यूल लाइट को क्लॉकवाइज बेंड कर सकता है और दूसरा मॉलिक्यूल लाइट को एंटी क्लॉकवाइज बेंड कर सकता है. तो ये इस पर डिपेंड करता है कि उस सैंपल में कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है. 2 मिरर इमेजेस थे, 2 स्ट्रक्चर थे, उनमें से एक मॉलिक्यूल 2-क्लोरोब्यूटेन का एक सैंपल लाइट को हमेशा क्लॉकवाइज ही रोटेट करता है. चाहे उसको उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी आज देखो, एक हफ्ते के बाद देखो, 1 साल के बाद देखो, बट वो मॉलिक्यूल अगर इसमें है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही आएगा. जबकि उसका जो मिरर इमेज था, जो दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर था, वो सैंपल अगर है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही आएगा. सो कहने की बात यह है, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन देन सैंपल इज ऑप्टिकली एक्टिव. एंड प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन की वजह से 2 स्ट्रक्चर आते हैं, जिनमें से एक इस तरह का ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है जो लाइट को क्लॉकवाइज बेंड करेगा, और एक उस तरह का ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है जो लाइट को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बेंड करेगा. और अगर असिमेट्रिक कार्बन ही नहीं है तो वो मॉलिक्यूल का एक ही स्ट्रक्चर होता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है. सो दिस इज हाउ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज कनेक्टेड टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम. इसको पॉज करके वीडियो को ये सब नोट डाउन कर लो. सो जस्ट नाउ वी सॉ ऑप्टिकल एक्टिविटी 2 तरह की होती है. आइदर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन विल बी बेंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज बेंडिंग जो है, जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, अगर वो क्लॉकवाइज टर्न हो
तो हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज टर्न टूवर्ड्स राइट एज पर द ऑब्जर्वर। एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग हो तो हम लोग बोल सकते हैं लाइट इज बेंड टूवर्ड्स लेफ्ट। तो क्लॉकवाइज को टूवर्ड्स राइट, एंटी क्लॉकवाइज को टूवर्ड्स लेफ्ट बोलते हैं। और जो भी कंपाउंड में असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो वही कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। हर असिमेट्रिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के दो नेचुरल सैंपल है, उनमें से एक लाइट को क्लॉकवाइज और उसी कंपाउंड का दूसरा मिरर इमेज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज बेंड करता है। तो इसी तरह से जो 2-क्लोरोब्यूटेन है उसमें दो तरह के 2-क्लोरोब्यूटेन पॉसिबल है। एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर और द कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड और आइसोमर ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन, और दूसरा आएगा लीवो रोटेटरी कंपाउंड और आइसोमर ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। व्हाट इज डेक्स्ट्रो आइसोमर? दैट टर्न plane of vibration in clockwise direction or towards right side. And what is levo isomer? That turn or rotate plane of vibration of light in anti-clockwise direction or towards left. So 2-क्लोरोब्यूटेन जैसा कंपाउंड नेचर में दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए उनमें से नेचुरली एक 2-क्लोरोब्यूटेन को अगर हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन में रखें तो उस 2-क्लोरोब्यूटेन में बेंडिंग ऑफ लाइट प्लेन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड में होगा, इसलिए उसे बोला जाता है D2-क्लोरोब्यूटेन। D डिनोट्स डेक्स्ट्रो आइसोमर, या फिर प्लस साइन भी क्लॉकवाइज टर्निंग ऑफ लाइट प्लेन हो सकता है। सो +2-क्लोरोब्यूटेन। Similarly, that sample of 2-chlorobutane which naturally turns lights in anti-clockwise direction, which bends or which rotate plane of vibration, not light, the plane of vibration of light. Light तो same direction में transmit हो रही है, खाली उसका जो oscillation था magnetic field का वो थोड़ा bend हो जाता है, या तो clockwise या फिर anti-clockwise manner में। तो जो भी 2-chlorobutane लेफ्ट हैंड साइड में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बेंड करे उसे L2-क्लोरोब्यूटेन बोल सकते हैं। और वी कैन शो अ माइनस साइन, ये माइनस साइन है और ये डैश है, -2-क्लोरोब्यूटेन। सो डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स हर ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल्स के होते हैं। लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है और लैक्टिक एसिड के दो नेचुरल स्ट्रक्चर है, जिनमें से एक को डेक्स्ट्रो दूसरे को लीवो बोलना पड़ेगा। 2-क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके दो स्ट्रक्चर्स है, उसमें से एक को डी और एक को एल बोला जाता है। और प्रैक्टिकली भी डी आइसोमर, उसका डी आइसोमर का जो स्ट्रक्चर है वो लाइट को सिर्फ क्लॉकवाइज बेंड करता है। एल आइसोमर का जो सॉल्यूशन है वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज बेंड करता है। तो इस तरह से हम लोग हर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के दो नेचुरल स्ट्रक्चर और दो ऑप्टिकल एक्टिविटीज को नेचुरली उनमें प्रेजेंट होती है ऐसा बोल सकते हैं। Okay, so while you are writing the possible structures of 2-chlorobutane, जब भी हम लोग 2-क्लोरोब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर्स लिखते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से बिल्कुल अलग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, दिखने में स्ट्रक्चर सेम है बट एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होते हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। सो ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पॉसिबल है और ये दूसरा पॉसिबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आएगा। दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, इवन दे लुक सेम बट एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर पर सुपर इम्पोज नहीं होता है, तो इसलिए ये दोनों के नेम में D और L लिखना पड़ेगा। इफ दिस इज D आइसोमर सो इट विल बी कॉल्ड एज D2-क्लोरोब्यूटेन और +2-क्लोरोब्यूटेन, while the other will be called as L2-क्लोरोब्यूटेन और
2-chlorobutane. नाउ सपोज ये दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग है. इफ दोनों स्ट्रक्चर के इक्वल मोल्स को, यानी इसका भी 1 मोल और उसका भी 1 मोल मिक्स कर दिया और अब सॉल्यूशन में दोनों मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इनका जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और उस मिक्सचर को बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर. सो डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेशन, उनकी डेफिनेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी का डेफिनेशन वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो. हाँ, नाउ मैं ये बता रहा था. सो व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? इफ अ मिक्सचर ऑफ D2-chlorobutane एंड L2-chlorobutane इन अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, दोनों के इक्वल मोल को मिक्स किया तो उस मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 optical isomers of a compound and it is optically inactive because optical rotation of one molecule is cancelled by optical rotation of other molecule. अगर दोनों सैंपल्स को मिक्स करके उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया जाए तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को म्यूचुअली कैंसिल करते हैं और फिर मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. भले ही उस मिक्सचर के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है बट एज अ होल फुल मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है. तो ऐसे स्पेशल मिक्सचर को ऑप्टिक रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है और उसको रिप्रेजेंट ऐसा कर सकते हो. वी कैन राइट DL2-chlorobutane और या फिर उस मिक्सचर का नाम आएगा +-2-chlorobutane. DL2-chlorobutane or +-2-chlorobutane will be the name. And इसे रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं. Either you call this mixture as racemic mixture or racemic modification. अगर सैंपल में प्योर एक ही मॉलिक्यूल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा. दोनों मॉलिक्यूल्स के इक्वल मोल्स है तो सैंपल या मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा. ओके, द लास्ट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी इज enantiomers or they are also called enantiomorphs और optical antipods. तो ये जो स्ट्रक्चर है, दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है 2-chlorobutane के, जिसमें से एक D आइसोमर है और दूसरा L आइसोमर है. दे बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. इन्हीं को एक दूसरे का enantiomers बोलते हैं. enantiomers बेसिकली क्या होता है? दे आर 2 non-superimposable mirror images, means 2 non-identical structures of compound. The 2 non-superimposable mirror images of a compound and they have same physical properties क्योंकि molecular formula same है, same chemical properties, इसमें functional group भी same है, but they differs in the direction of their optical rotations. इनमें ऑप्टिकल रोटेशन का डायरेक्शन अलग होता है. एक डेक्स्ट्रो आइसोमर है, दूसरा लीवो आइसोमर है. एंड दे ऑल्सो डिफर्स इन देयर रिएक्शन टूवर्ड्स अनदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. डी आइसोमर अगर लैक्टिक एसिड से रिएक्ट हो, लैक्टिक एसिड भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, या फिर एल आइसोमर अगर लैक्टिक एसिड से रिएक्ट हो तो रिएक्शंस अलग अलग होंगे. हाँ, लेकिन डी आइसोमर हो या एल आइसोमर हो, NaOH से रिएक्ट हो तो दोनों से अल्कोहल फॉर्म होगा, बट इनका दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्शन अलग अलग होता है. सो सिंपली enantiomers आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड और those structures which are non-superimposable mirror images of same compound. The enantiomers rotates plane of vibration of plane polarized light through same angle but in opposite direction. यानी अगर एक मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट का वाइब्रेशनल प्लेन +60 के एंगल पे बेंड करता है तो दूसरा 2-chlorobutane -60 का ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा. तो ऑप्टिकल रोटेशन सिर्फ अलग होता है, बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है.
इन स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे का एनेंशियोमर्स या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स बोल सकते हैं। और जो अपैरेटस इनके ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करता है वो अपैरेटस का नाम है पोलारीमीटर। लैब्स में कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए जो अपैरेटस यूज होता है उसका नाम है पोलारीमीटर। So this is the whole concept regarding optical activity of compounds.